देखो आज की क्लास में इस यूनिट के अंदर जो बेसिक जो है उसी के बारे में पढ़ेंगे। वैसे ये पूरी यूनिट अगर तुम देखोगे ना सिलेबस के अंदर, तो पूरी की पूरी लगभग आधे से ज्यादा भाग इसका आप लोगों के 12th में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। वही का वही है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो देखो इस यूनिट में जो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड वर्ड आ रहा है ना, ठीक है ना। होता क्या है, कुछ भी नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो 3 टाइप के फील्ड आप पढ़ते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इन तीनों में ये जो सेकंड टाइप जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड किस कारण प्रोड्यूस होता है। कोई भी आवेश है, उस आवेश की गति कैसी है, नियत या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी है। कोई भी आवेश जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करता है ना, तो उसके कारण जो फील्ड प्रोड्यूस होता है वो फील्ड कौन सा फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखना तीनों फील्ड में डिफरेंस है। एक ऐसा होगा जिसकी वेलोसिटी 0 होगी, एक ऐसा होगा जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और एक ऐसा फील्ड है जिसकी वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, एक्सीलरेटेड। क्या होगी, एक्सीलरेटेड, टाइम के साथ में परिवर्तित होने वाली वेलोसिटी। उसके लिए उसके लिए जो फील्ड होगा वो कौन सा फील्ड होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा। वॉइस आ रही है, ठीक है ना। इन तीनों फील्डों के बारे में मैंने पहले भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं, क्योंकि अब अभी तक जो हमने पढ़ा था वो सारा का सारा कैसा फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंडेंसी थी। अब जो आएगी वो कौन सी होगी, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर पूरी की पूरी डिपेंडेंसी आएगी, ठीक है। तो देखो इसके इस यूनिट में जो सबसे पहला टॉपिक है वो आपका क्या है, धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सुना हुआ होगा, पहले भी पढ़ा हुआ होगा। क्या होता है, कोई भी आपके पास में कंडक्टर है, उस कंडक्टर से अगर आप क्या करते हो, धारा प्रवाहित करते हो, तो कंडक्टर से धारा प्रवाहित करने के कारण उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हो जाती है, उसी इफेक्ट को क्या बोला जाता है, धारा का चुंबकीय प्रभाव। जैसे एग्जांपल के रूप में ले लो, एक तार के अंदर आपने क्या की, करंट को अप्लाई फ्लो की, तो उसके चारों ओर वर्ताकार रूप में क्या फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है। दूसरी चीज ये कि आप एक परिनलिका ले लो, या फिर आप ये कह सकते हो कि हेलिकल पाथ के रूप में आप इस तरीके का एक तार ले लेते हो, ठीक है। इसके अंदर आपने अगर करंट अप्लाई की तो इसके चारों ओर भी क्या उत्पन्न हो जाता है, इस फॉर्मेट में, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर नीचे प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस तरीके से किसी भी चालक के अंदर अगर आप क्या करते हो, धारा का प्रवाह करते हो, तो उसके कारण जो फील्ड प्रोड्यूस होता है ना, या फिर जो प्रभाव देखा जाता है, या जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बी वेक्टर, ऐसे अगर आपके पास में कोई तार है जिसके अंदर करंट आई फ्लो हो रही है, तो इसके भी चारों ओर क्या होगा, आपके बी वेक्टर क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन में इतना इस प्रभाव में लिख सकते हो, जब किसी चालक में से क्या की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोला जाता है इसको। मतलब
कोई भी कंडक्टर होगा किसी भी टाइप का हो, मतलब उसकी आकृति कैसी, उसके अंदर आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया या फिर अप्लाई किया या उससे उससे प्रभावित किया, तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब उसके बाद में आता है सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, बायो सावर्ट का नियम, पढ़ा हुआ है। इसमें भी क्या है, इसमें भी कुछ नहीं है, कोई भी आपके पास में चालक है जो जिसमें से क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस कंडीशन में उसमें अगर हम किसी उस चालक के कारण किसी उसके नजदीक स्थित किसी बिंदु के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है उस चालक धारावाही चालक में से, वो अगर ज्ञात करना चाहे तो वो मैग्नेटिक फील्ड किसके समानुपाती होगा, एक तो उस चालक की लंबाई के समानुपाती होगा, दूसरा उस चालक से उस बिंदु की लंबवत दूरी के समानुपाती होगा, तीसरी ये कि जो चालक से दूरी है उसके तथा उनके बीच में जो तार की लंबाई है उसके बीच का जो एंगल होगा उसकी ज्या साइन के समानुपाती होगा। ये सारी चीजें कि वो क्या होगा, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती के रूप में इसके अंदर पास में क्या होता है, टोटली 4 से 5 पॉइंट होते हैं। तो देखो बायो सावर्ट का नियम क्या है वो भी लेते हैं, चित्र से समझ में आ जाएगा। बायो सावर्ट का नियम, देखो बायो सावर्ट के नियम, इस नियम के अनुसार क्या होगा, जैसे कि आपके पास में एक कोई भी तार है, ये इसे क्या फ्लो हो रही है, करंट आई फ्लो हो रही है। मान लो कि ये जो आपके पास में एक, इसमें आपने क्या लिया, ये एक अल्पांश टुकड़ा लिया, ठीक है। इस अल्पांश टुकड़े से क्या है, आर दूरी के ऊपर क्या स्थित है, एक कोई बिंदु P स्थित है, ठीक है, जिसकी दूरी क्या है आर, इस अल्पांश की लंबाई क्या है dl। अब देखो इससे करंट फ्लो हो रही है, उसके कारण इसके पास वाले एरिया में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ना कुछ इफेक्ट देखा जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस बिंदु P के ऊपर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नोट करना है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, ये इस बिंदु P के ऊपर इस अल्पांश के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना, वो क्या होगा, dp प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, करंट I जो कि इससे फ्लो हो रही है, क्योंकि पूरी तार से एक समान करंट फ्लो होगी आई। दूसरा dv जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। तीसरा dv जो है वो प्रोपोर्शनल होगा जो आपके पास में लेंथ है, जिस लेंथ के अंदर आपने करंट ली है उस लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। और लास्ट में जो ये प्रोपोर्शनल होगा वो क्या होगा, इस तार से बिंदु P की जो दूरी है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के समानुपाती होगा, ये चीज होगी, ठीक है ना। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से आप इसके थ्योरेटिकल रूप में ये लिख सकते हो कि बायो इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निम्न के क्या होता है, के समानुपाती होता है। नंबर 1 क्या होगा, चालक से में से प्रवाहित धारा के dv प्रोपोर्शनल टू I। दूसरा क्या होगा, चालक की लंबाई के, अगर आपने अल्पांश लंबाई ली है तो अल्पांश लंबाई के समानुपाती होगा। थर्ड क्या होगा, चालक से बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के क्या होगा, ये समानुपाती होगा, मतलब dv प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। फोर्थ पॉइंट इसमें क्या बनेगा, फोर्थ पॉइंट ये बनेगा कि ये चालक की लंबाई व
बिंदु की दूरी के बीच बनने वाले कोण की ज्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहां से ये डीवी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीटली लिखना चाहेंगे तो कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होगा, dB is equal to proportional to I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, यही आएगा। यहां से जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो चुंबकीय पारगम्यता और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के रूप में आपके क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये dB किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैसा रूप है, ये इस चुंबकीय क्षेत्र का क्या रूप है, अदिश रूप है। अब इसको सदिश रूप में लिखना हो तो किस प्रकार से लिखेंगे, यहां से ये dB वेक्टर बराबर क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर n क्या, ये इसका सदिश रूप होगा। एक इसके अंदर और क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में भी मेरे को मालूम है लिखते हैं dB वेक्टर को, जिसमें I वेक्टर क्रॉस dl वेक्टर लिखा जाता है, ठीक है ना, लेकिन वो नहीं लिखेंगे, एन कैप लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एन कैप क्या करेगा, ये एक ऐसा एकांक सदिश होगा जो कि किसको प्रदर्शित करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अब देखो, ये तो हमने जो मैग्नेटिक फील्ड लिखा है, ये अल्पांश लंबाई dl के कारण बिंदु P पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। अब हमें क्या करना हो, इस पूरी तार या फिर जो भी आपके पास में कंडक्टर है, उस पूरे कंडक्टर के कारण आपको क्या लिखना हो, इस बिंदु P के ऊपर क्या लिखना हो, मैग्नेटिक फील्ड लिखना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका लाइन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ के ऊपर ही डिपेंड करेगा। उस लेंथ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड, उस लेंथ के अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रही है, उसके कारण आपको क्या करना है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। तो लेंथ के सापेक्ष करना है, तो इसके लिए इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो कैसा होगा, रेखीय समाकलन होगा, ठीक है ना। और वैसे देखोगे तो dl लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होगा होना भी क्या है, यहाँ पर रेखीय समाकलन ही हो रहा है। तो देखो, तो संपूर्ण चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, संपूर्ण चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा आपके, बी वेक्टर इज इक्वल टू dB वेक्टर, यही आएगा। यहां से मान रखो इसके अंदर L म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर n क्या, ठीक है। अब देखो इसमें कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है और I इसमें क्या है आपके एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो B वेक्टर बराबर आप क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई L, और एक क्या कर दो, R से ऊपर नीचे इसमें गुणा कर दो। तो R से इसमें ऊपर नीचे गुणा करोगे तो R dl sin थीटा अपॉन r क्यूब n के, ये आ जाएगी इक्वेशन। यहां पे देखो r dl sin थीटा, इसका मतलब क्या है, इसको हम किस जगह और इंटू मल्टीप्लाई में पीछे क्या है n कैप, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, r वेक्टर क्रॉस dl वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। मतलब इन दोनों के लंबवत डायरेक्शन में क्या होगा, आपके मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब आप इस तरीके से घूमोगे तो अब यहाँ पे क्या होगा, इससे बाहर की तरफ इस तरीके से इसके पास में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। पर अगर इधर की साइड होता, ये तार के किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में होती अगर ये बिंदु, तो उस कंडीशन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता, अंदर की तरफ पास, मतलब लंबवत अंदर की तरफ होगा, बोर्ड के अंदर की तरफ उसकी डायरेक्शन हो जाती है। करंट के साथ में भी रिलेशन होता है, वो भी आपको मालूम होगा, मतलब उसको भी एक प्रकार से I इंटू dl वेक्टर के रूप में आप निकालते हो, तो उस कंडीशन में भी उसको लिखा जाता है
तो वो भी लिखा जाता है, उसमें कोई भी फर्क नहीं है। मतलब किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्शन के बारे में यहाँ पे पता कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब इस फॉर्मूले में आप क्या लिख सकते हो, आर वेक्टर आर डीएल साइन थीटा एन कैप को क्या लिख सकते हो, आर वेक्टर डीएल वेक्टर के रूप में लिख सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर क्या आ जाएगा आपके, बी वेक्टर इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एल आर वेक्टर क्रॉस डी एल वेक्टर अपॉन आर। ये क्या होगा आपका बायो सावर्ट का नियम है, जो कि बायो सावर्ट के अनुसार ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड, जो कि किसी भी कंडक्टर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, करंट अप्लाई करने या धारा उसमें से कोई प्रवाहित हो रही है, तो उसके कारण कितना इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड उसमें प्रोड्यूस होगा, वो हम क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको लेंथ मालूम है, मतलब दूरी मालूम है, तथा उस तार की लंबाई मालूम है, तो उस कंडीशन में इसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो उसी के ऊपर आधारित क्या है, एक आपके इसके अंदर एप्लीकेशन के रूप में एक टॉपिक है, वो क्या है, वो एक कोई भी आपके पास में क्या है, एक वर्ताकार रूप में क्या है, कुंडली दी हुई है, मतलब वर्ताकार रूप में या सर्कुलर फॉर्म में आपके पास में कोई कोइल है, उस कोइल में आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, तो सॉरी धारा हो तो उसके अंदर प्रवाहित कर रहे हो। जब उसमें से धारा प्रवाहित करते हो, तो उस कंडीशन के अंदर उसके एक तो सेंटर पॉइंट के ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उससे किसी उसके सरफेस से बाहर की तरफ कोई भी बिंदु उपस्थित हो, तो उस कंडीशन में उसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्रोड्यूस, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है ना, अभी एक करवाऊंगा, एक अपन कल की क्लास में कर लेंगे। ठीक है, देखो इसके अंदर जो अब अगला टॉपिक इसी के ऊपर डिपेंडेंट है पूरी का पूरी प्रॉपर्टी। तो देखो करना उसमें भी क्या है, सेम वही का वही, आपके एक अल्पांश का टुकड़ा मानना पड़ेगा, अल्पांश का टुकड़ा मार के उसको भी सॉल्व करोगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करोगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का मान पता चल जाएगा सेंटर के ऊपर। अब आपको क्या पढ़ना है, कोई भी आपके पास में एक सर्कुलर कॉइल है, उस सर्कुलर कॉइल बोलो या एक वर्ताकार कोई भी तार है, उस तार के अंदर अगर आपने करंट फ्लो की, तो उस कंडीशन में उसके सेंटर पॉइंट के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसका मान हमें याद करना है। टॉपिक लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कोइल। अब देखो दो पार्ट है इसके, पहला पार्ट आप देखो, पहला पार्ट क्या है इसमें, ए एट द सेंटर पॉइंट ऑफ कोइल। ठीक है, अब देखो जैसे कि आप मान लो कि ये एक आपके पास में कोई भी वर्ताकार कोइल है, जिसके अंदर क्या प्रवाहित हो रहा है, करंट आई उसमें प्रवाहित हो रहा है, उसका सेंटर बिंदु ओ है। मान लो इस कोइल की रेडियस क्या है, आर। उस कंडीशन में क्या करना है कि इस बिंदु ओ के ऊपर आपको ये जो करंट इसके अंदर आई फ्लो हो रहा है इस कोइल के अंदर, उसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, उसका मान ज्ञात करना है। तो उसका ज्ञात करने के लिए पहले क्या कर लेते हैं कि ये जो कोइल है उसमें हम क्या कर लेते हैं, एक अल्पांश टुकड़ा ले लेते dl। इस dl के कारण इसके ऊपर क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात कर लेते हैं। ये रेडियस मान लो इसकी a, ठीक है ना, ये इसकी क्या है, रेडियस है इसकी सर्कुलर कोइल की। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होगा, लंबाई क्या है, इससे यहां इस बिंदु की इस से दूरी क्या है, फिक्स है। आर का मान किसके बराबर होगा, ए के बराबर ही होगा, इसके सिवाय इसका और कोई मान नहीं हो सकता।
आप बोले किसी तरीके से कहीं पर भी चले जाओ, आर हमेशा इसके अंदर फिक्स रहेगी और उसकी वैल्यू हमेशा ए ही लिखी जाएगी, इसके सिवाय इसकी और कोई वैल्यू नहीं लिखी जाएगी। तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर बराबर आप क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से साइन थीटा, देखो ये इससे क्या है, एक आपने तार ली है, ठीक है ना, बहुत छोटी अल्फासोड ली है, तो ये इसके साथ एंगल कितने डिग्री का बना रही होगी, रेडियस के साथ में एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पे चूंकि थीटा क्या है 90 डिग्री, तो उस कंडीशन में साइन 90 का मान क्या हो जाएगा 1। तो उस कंडीशन में ये बी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई कोष्टक में dl अपॉन आर स्क्वायर। आर बराबर क्या है, ए फिक्स है रेडियस, ठीक है। तो यहां से ये बी वेक्टर किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर एल इंटू डी। अब देखो इसका क्या करना है, लाइन इंटीग्रेशन करना है। आकृति कैसी है, वर्ताकार आकृति, तो वर्ताकार आकृति है तो उस कंडीशन में लाइन इंटीग्रेशन इसके वर्ताकार आकृति के लिए किसको प्रदर्शित करेगा, इसके परिधि को प्रदर्शित करेगा, और इसकी परिधि क्या होगी 2 पाई ए हो जाएगी। तो यहां से ये बी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए। बी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ये क्या है, किसी भी वर्ताकार कुंडली के अंदर प्रवाहित जो धारा है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का मान होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a के बराबर होगा। ये आपको ध्यान रखना है और इसमें कुछ भी नहीं है। ये सेंटर के लिए, ये सेंटर पॉइंट के लिए। कल जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, जैसे बाहर की तरफ कोई भी एक बिंदु P रखा हुआ है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में इस पूरे वर्ताकार कुंडली के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मतलब जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके कारण उस बिंदु के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर का क्या मान है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। वो भी कर लेंगे, उसमें भी कुछ भी नहीं है, सरल सा डेरिवेशन है जो आपको पहले भी पढ़ा हुआ होगा, वही का वही पढ़ना है और कुछ भी नहीं।